नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो हमारे एक महान वैज्ञानिक हो गए, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की इस जीवनी में उनके बारे में हमने संक्षिप्त में कुछ चर्चा की थी। आज हम विस्तार से डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम जो सुख सुविधा भोग विलास वो सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, वो सिर्फ इन वैज्ञानिकों के आविष्कार की बदौलत है। कृषि, मनोरंजन, परिवहन, व्यापार, बिजली, शिक्षण और आरोग्य संबंधित सभी क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत से आविष्कार किए हैं। इसकी वजह से ही आज हम विश्व में अपना एक नाम बना रहे हैं। भारत ने जो भी प्रगति की है, जो भी विश्व में नाम कमाया है, उसका सारा श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को मिलता है। डॉक्टर होमी भाभा, सर सीवी रामन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि प्रतिभा से, अपने बुद्धि कौशल्य से बहुत से आविष्कार किए हैं, जिसकी बदौलत आज हम श्रेष्ठ भारत में जी रहे हैं। आज हम जो अगली बार हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करते हुए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जब 2 साल के थे तब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने वो भविष्यवाणी को सच में साबित कर दिया। हमने पढ़ा था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ। उनके पिताजी एक बड़े उद्योगपति थे। उनका पिता अंबालाल और माता सरला देवी, जो विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से उनको साइकिल चलाने का खूब शौक़ था और साइकिल चलाने में विविध कला कौशल्य में वो माहिर थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई एक बार उनके पिताजी के साथ घूमने गए थे, प्रवास में गए थे, तो वहाँ देखा कि उनके पिता के नाम बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को लगा कि मुझे भी कोई चिट्ठी लिखे, मुझे भी ढेर सारी चिट्ठियाँ मिले। इसलिए उन्होंने अपना नाम पता लिखकर काफ़ी लिफाफे डाकघर में डाले और उनको भी अपनी डाली हुई चिट्ठियाँ मिलने लगी। तब उनके पिता को हंसी आई और ऐसा क्यों किया, उसका कारण पूछा। डॉक्टर विक्रम साराभाई 8 साल के थे तब साइकिल कलाबाजियाँ करते थे और साहसिक कारनामे करना उनको बहुत अच्छा लगता था। गणित और भौतिक विज्ञान उनका पसंदीदा सब्जेक्ट था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1934 में पास की थी। गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की परीक्षा पास की। 1937 में वे इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित और भौतिक में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। उस टाइम दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो 1940 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए वो वापस आए और यहाँ आकर स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया। 1942 में वह मृणालिनी साराभाई
जो कि एक नृत्यांगना, एक मृणालिनी स्वामीनाथन, उनके साथ उनकी शादी हुई। अब आगे उन्होंने अंतरिक्ष की गहराई से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। अंतरिक्ष विज्ञान में उनको गहरी रुचि थी डॉक्टर विक्रम साराभाई को, और जो रहस्यमय कॉस्मिक किरणें जो अंतरिक्ष में मिलती है उनके बारे में रिसर्च करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने 1937 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। तो उन्होंने ब्रह्मांड और सौरमंडल में बहुत से ऐसे जटिल और प्रश्नों थे कि उनका उस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ऐसे बहुत सारे रहस्यों को उन्होंने उजागर किया और प्रायोगिक हल निकाला। जो भी अंतरिक्ष में ब्रह्मांड के जो प्रश्नों थे, ब्रह्मांड के जो रहस्य थे, उनको सुलझाने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को मिलता है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सुझाव दिया था कि जो कॉस्मिक किरणें जो होती है उसका अगर प्रयोग करना है तो हमें हिमालय की ऊंची चोटियों में जाना पड़ेगा और वही उससे उपयुक्त और अनुकूल वातावरण होगा, वही माहौल होगा जहां हम कॉस्मिक किरणों के प्रयोग कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर विक्रम साराभाई का सुझाव था। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जो सुझाव दिया था उस सुझाव के चलते हमारी भारत सरकार ने गुलमर्ग, जो हिमालय में आया हुआ एक पहाड़ी विस्तार है, वहाँ पे वैज्ञानिक संसाधनों से लैस वैज्ञानिक संसाधनों के साथ एक बड़ी प्रयोगशाला स्थापित की थी। क्यों स्थापित की थी? क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सुझाव दिया था कि अगर कॉस्मिक किरणों के बारे में कोई रिसर्च करना हो, कोई संशोधन करना हो, तो उसके लिए उपयुक्त माहौल हिमालय की जो चोटियाँ है वही है। इसलिए भारत सरकार ने वही हिमालय की इस चोटी में गुलबर्ग में एक प्रयोगशाला, जिसमें बहुत अति आधुनिक संसाधन भी और उपकरण भी, वैज्ञानिक उपकरण भी थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। अहमदाबाद में जो प्रयोगशाला है, भौतिक विज्ञान का संशोधन जहाँ किया जाता है, वो क्यों आई थी? उसकी स्थापना क्यों की गई? क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने निजी प्रयास किए थे और डॉक्टर विक्रम साराभाई की चलते, उनके प्रयासों से चलते अहमदाबाद में ये प्रयोगशाला स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। અને જ્યાં जो प्रयोगशाला अहमदाबाद में आई हुई, वहाँ आजीवन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने काम किया और उनके साथ जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। वैज्ञानिक संसाधनों के साथ प्रयोगशाला की स्थापना तो की, लेकिन उस टाइम वस्त्र उद्योग टेक्नोलॉजी में भी, जो भी हमारे यहाँ सुतराउ कापड़, जो कॉटन उद्योग, कापड़ उद्योग बहुत फैला हुआ था, तो उसमें कुछ संशोधन करके उसमें कुछ टेक्निक नई लाने का सोचने के साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एक ध्येय निश्चित किया कि जो वस्त्र उद्योग है उसमें जो कि टेक्निकल खामियां हैं उसको दूर करने के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए और
इसके चलते डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बहुत सी सेवाएं दी। भौतिक विज्ञान में उन्होंने प्रयोगशालाएं स्थापना की। एक परमाणु ऊर्जा सेंटर भी स्थापित हुआ जो विक्रम साराभाई के नाम से था। अंतरिक्ष के विकिरणों के बारे में उन्होंने संशोधन किया। सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, तारा, प्लाज्मा, खगोल जैसे कई क्षेत्र में उन्होंने, विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। परमाणु ऊर्जा आयोग एक कमेटी थी, उस कमेटी में डॉक्टर विक्रम साराभाई को सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। जब परमाणु ऊर्जा की जो स्थापना डॉक्टर भाभा ने की थी, उसका जो संचालन डॉक्टर भाभा कर रहे थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो इस संस्थानों जो संस्थान थे, परमाणु ऊर्जा के जो सेंटर थे, उसको चलाने के लिए, उसका संचालन करने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को जवाबदेही सौंपी गई और उनका सारा बोझ डॉक्टर विक्रम साराभाई पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया, भारतीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। तो भारतीय अनुसंधान केंद्र जो वैज्ञानिक संस्थान है, उसकी स्थापना की और उनका प्रथम अध्यक्ष भी डॉक्टर विक्रम साराभाई बने। यह उनकी अगुवाई एवं अधिक अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो आज हम दूरसंचार, दूरदर्शन और हवामान क्षेत्र में जो सफलताएं आज हमने प्राप्त की है, तो उनके लिए जो अवकाश में जो उपग्रह छोड़े गए हैं और आज जो उपग्रह सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, वो किसकी बदौलत? तो वो डॉक्टर विक्रम साराभाई की अगुवाई और उनके अथाग परिश्रम का ही परिणाम है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उपग्रह प्रक्षेपण में बहुत परिश्रम किया और बहुत प्रयास किया और सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में अपना कार्य किया और इसकी बदौलत आज हम दूरदर्शन, दूरसंचार एवं जो भी कार्य मौसम विभाग की जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वह विक्रम साराभाई की मेहनत के चलते हमें प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत देश के लिए और भारत देश में जो विज्ञान के जो संसाधन हैं, उनके लिए अपना सारा जीवन देश को और विज्ञान को समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। तो जिस व्यक्ति ने अपने देश के लिए विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष सभी क्षेत्रों में अपना इतना योगदान दिया हो, उनका सम्मान न हो, वो कैसे हो सकता है? तो सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण पुरस्कार, सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। मतलब कि डॉक्टर विक्रम साराभाई एक प्रतिभाशाली और महान वैज्ञानिक थे। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में कॉस्मिक किरणों की बाबत में बहुत से उन्होंने संशोधन किया, आविष्कार किया और दूरसंचार, मौसम विभाग, मौसम विज्ञान और दूरदर्शन के माध्यम से आज जो हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसका श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को मिलता है। उन्होंने जो परमाणु क्षेत्र में तो कार्य किया, साथ ही जो अवकाश संशोधन किया और जो
उपग्रह प्रक्षेपण का जो सफलतापूर्वक कार्य किया उसका श्रेय उनको मिलता है। इसीलिए इतनी सारी सेवाएं देने की वजह से ही डॉक्टर विक्रम साराभाई को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसे कई सम्मान उनको प्राप्त किया गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जो विश्व में निशस्त्रीकरण का कार्य करते हैं, ऐसी कई संस्थाओं में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत का नेतृत्व किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। तो इंटरनेशनल जो संस्था है, जो वैज्ञानिक संस्था है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, तो विक्रम साराभाई को 1966 में उनका सदस्य बनाया गया, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई एक भारतीय वैज्ञानिक होते हुए उन्हें जो यहाँ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जो विज्ञान संशोधन कार्य करती है, ऐसी संस्थाएं हैं, उनमें उनको सदस्यता मिली। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। दूसरी गौरव की बात यह है कि सन 1968 में जो यूनेस्को जो संस्था है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व संघ की जो संस्था है, उनका जो विज्ञान विभाग है उनका भी वो अध्यक्ष पद उनको मिला। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन संस्था का भी वो प्रमुख बने। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। 1970 में वियना में जो एक वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच जो एक कमेटी बनाई गई थी विश्व में शांति स्थापना के लिए, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, जो विश्व के देश हैं जो परमाणु हथियार जो बना रहे उनको रोका जाए, इसलिए वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच नाम की जो कमेटी थी, उस कमेटी की जो 14वीं जो सभा हुई थी, उस सभा के वो प्रमुख बने थे। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद उनके वो उपाध्यक्ष बने और विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बने। यह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा, समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को इतना सारा सम्मान मिला, इतनी सारी संस्थाएं, कमेटी और विज्ञान के विविध संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय कमेटी में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उनको सभ्य पद मिला, अध्यक्ष पद मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो एक महान प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, इसलिए। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, वो बहुत व्यस्त रहते थे, फिर भी कला, शिक्षा और समाज के लिए वो समय चौकस निकालते थे। तो उनको देश के प्रति बहुत लगाव था। उच्च कोटि के वैज्ञानिक के साथ साथ वो कला प्रेमी भी थी, शिक्षा के लिए भी कार्य करते थे और समाज में जागरूकता लाने का भी प्रयास करते थे। उनके ही प्रयासों से ही अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान जो संस्था है उसकी स्थापना क्यों हुई? क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही प्रयास किए थे। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे और ये दोनों संस्थाओं में जो भारत के गुजरात के जो लोग हैं वो लोग की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो, इसलिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय जनता को, भारतीय लोगों को विज्ञान के प्रति आस्था रखे, इसलिए उन्होंने यहाँ कार्य किया था। वह सन 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। काली तारीख थी मतलब हमारे लिए वो अशुभ तारीख थी। कौन सी तारीख? 21 दिसंबर 1971।
डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। त्रिवेंद्रम में एक विज्ञान का लॉन्चिंग स्टेशन है जो थुम्बा में, वहाँ हमारे उपग्रह भी छोड़े जाते हैं, अवकाशीय संसाधन भी वहाँ से छोड़े जाते हैं, उसका निरीक्षण या परीक्षण किया जाता है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम में जो लॉन्चिंग स्टेशन जो थुम्बा में आया हुआ है वहाँ निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे, वहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। तो त्रिवेंद्रम में एक होटल में वहाँ उनको हार्ट अटैक आ गया, उनके हृदय की गति मंद हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के मृत्यु के साथ ही विज्ञान के क्षेत्रों में जो नए नए जो संशोधन हो रहे थे और जो संशोधन कर रहे थे, ऐसा एक जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ऐसी महान विभूति, महान वैज्ञानिक, महान व्यक्ति, ऐसे महापुरुष को हम सत सत नमन करते हैं। हमें दुख है कि ऐसे महान वैज्ञानिक आज हमारे बीच नहीं रहे। तो विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे, कैसे थे, देश में विज्ञान को क्या दिया, हमें देश को और विज्ञान को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने क्या दिया, वो हमने सब जाना। एक महान और आदर्श व्यक्ति के रूप में हमें वो हमेशा याद रहेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आज हमारा ये छठा प्रकरण डॉक्टर विक्रम साराभाई जो एक जीवनी के रूप में है, उसके बारे में हमने पढ़ा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा रखता हूँ आपको भी इस प्रकरण में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन चरित्र से आप भी कुछ सीखे होंगे, आपने भी कुछ निश्चय किया होगा और आपने भी उसे आदर्श पुरुष के रूप में देखा होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आप भी ऐसे कोई वैज्ञानिक हो उसके बारे में अवश्य पढ़े, उनकी जीवनी पढ़े और आप भी देश के लिए, विज्ञान के लिए कुछ कर सके, ऐसा प्रयास करें और अपने समाज एवं देश का नाम रोशन करने का प्रयत्न करें। आज मैं लेसन में, इस पाठ में मैंने अगली बार भी डॉक्टर विक्रम साराभाई के कुछ उसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट लिखने को दी थी। आज मैं डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में कम से कम एक महापुरुष के बारे में कम से कम 20 से 25 लिटी में एक छोटा सा निबंध चौकस लिखेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन चरित्र पर इस प्रकरण के आधार पर आप उनके बारे में कुछ लिखेंगे अपने नोट में, लेसन में चौकस और लिखकर जब हमें आपको बुलाया जाए लेसन दिखाने के लिए तो चौकस स्कूल में आकर लेसन दिखाएगा। और विद्यार्थी मित्रों, मैंने अगली बार भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि आप वीडियो चौकस देखें। वीडियो देखने के बाद आप उसमें अपनी कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आपको अगर कुछ समझ में न आए तो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि हमारे विद्यार्थी मित्रों जो इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें कैसे वो देखते हैं, उनको कुछ समझ में आता है या नहीं आता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ज़रूर कमेंट करना भूलना मत और अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक के लिए अपने इस सर को अनुमति दीजिए। थैंक यू।